नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के संबंध में आरटीआई याचिका का जवाब नहीं देने पर गंभीर नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग से ईवीएम पर दिए गए ज्ञापनों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। बता दें, चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सीईसी ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। सीएसडीएस लोकनीति सर्वे ने ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर भी जनता के बीच सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के बाद से भारतीय चुनाव आयोग पर भारतीय मतदाताओं का भरोसा कम हो गया है, जबकि 2019 के चुनाव बाद सर्वे में आधे से अधिक मतदाताओं ने संकेत दिया था कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा था, लेकिन 2024 में सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है। सीएसडीएस के सर्वे में पूछा गया कि क्या भाजपा द्वारा ईवीएम में हेरफेर करने की आशंका है, तो 17% लोगों की राय थी कि इसकी अत्यधिक संभावना है, जबकि 28% का मानना है ये कुछ हद तक संभावित है। इस बीच 27% ने कहा कि ईवीएम में हेरफेर की संभावना नहीं है, बाकियों ने कोई जवाब नहीं दिया। सीएसडीएस लोकनीति ने अपने सर्वे में कहा है कि बीजेपी अभी बढ़त में है, लेकिन ये पार्टी की ज्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 2019 के मुताबिक सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट लोगों की हिस्सेदारी 8 अंक कम हो गई है। 2019 के चुनाव से पहले 65% ने कहा था कि वो सरकार से कुछ हद तक या पूरी तरह से संतुष्ट थे, जबकि 2024 में ऐसे उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी घटकर 57% रह गई है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अगले कार्यकाल के लिए समर्थन अधिक था। वहीं अधिक संपन्न लोग सत्तारूढ़ दल को बड़ी संख्या में एक और मौका देने के पक्ष में दिखे, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक सीढ़ी पर नीचे गए, इस समर्थन की तीव्रता में गिरावट आई। जब सीएसडीएस के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की सरकार वापस चाहते हैं, तो 44% ने कहा कि हाँ, वो वापस चाहते हैं, जबकि 39% ने इसका उलट जवाब दिया और कहा कि वो वापस नहीं चाहते हैं। यानी सरकार वापस चाहने वालों और ना चाहने वालों में केवल 5% का अंतर है। हालांकि 2019 में वापस चाहने वालों की संख्या 47% थी और ना चाहने वालों की संख्या कम थी, यानी कि 35% थी। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में जब सवाल किया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार का वो कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो 27% ने कहा कि राम मंदिर अधिक पसंद आया, जबकि रोजगार से संबंधित काम पसंद आए ये कहने वाले मात्र 9% लोग थे, जबकि गरीबी कम हुई है ये कहने वाले 8% लोग थे, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है ये कहने वाले भी 8% लोग थे। हालांकि जो ये कह रहे थे कि सरकार वापस ना आए, ऐसे लोग में 32% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और महंगाई को 20% ने, जबकि घटती इनकम को 11% ने बड़ा मुद्दा बताया। मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी से मतदाता को ज्यादा अधिक खुश नजर नहीं आए। सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की कांग्रेस की गारंटी में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं किया गया। 23% मतदाताओं को मोदी की गारंटी बहुत अधिक भरोसेमंद लगी, जबकि 17% को राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा है। भाजपा को कांग्रेस पर केवल थोड़ा सा ही फायदा है। अपर क्लास मोदी की गारंटी पर अधिक भरोसा कर रहा है, तो मिडिल क्लास राहुल गांधी पर अधिक भरोसा कर रहा है। अपर क्लास मोदी पर 62% भरोसा कर रहा है और राहुल गांधी पर मात्र 44% भरोसा कर रहा है, तो मिडिल क्लास राहुल गांधी पर 53% भरोसा कर रहा है और मोदी पर 56%। मिडिल क्लास में कुछ खास अंतर नहीं है। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में जब सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद आप भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करेंगे, इसमें पहले नंबर पर पीएम मोदी ही आए। 48% ने कहा कि वो पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी रहे, उनका नाम 27% लोगों ने लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के इस आरोप पर हमला किया कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि संविधान को खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी खत्म नहीं कर सकते। राजस्थान के बाड़मेर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संविधान गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल और कुरान है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले भी सड़क, नाली, खड़ंजा, पुलिया की बात कर लेते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपनी सरकार के 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं, सिर्फ मटन, मछली, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि मोदी जी आप 180 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देश इस बार गलती नहीं करेगा। आपकी रंगी पुती छवि ध्वस्त हो चुकी है। जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि मोदी ने राम मंदिर बनवाने में यदि रत्ती भर भी योगदान दिया होता तो आज राम मंदिर परिसर में घुसते ही तमाम उद्घाटन शिलाओं पर सिर्फ मोदी का ही नाम होता। जो जनता के टैक्स से दिए जाने वाले राशन पर भी अपना फोटो लगा देता हो, वो राम मंदिर में अपना नाम लिखवाना कैसे भूल सकता है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, हमारी पार्टी की सरकार बनने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिलेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी शिवसेना वाली टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पार्टी आपकी डिग्री जैसी नहीं है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में इस सप्ताह की शुरुआत में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना को फर्जी करार दिया था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव नतीजों से घबरा गई है और इसलिए उसने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया है। उधर जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने यूपी में गठबंधन सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के बिना शर्त समर्थन की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। संजय सिंह का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने के लिए आवेदन कर रही थी तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के माध्यम से मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? ये एक अमानवीय कृत्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, देश भर के मेरे परिवार के नागरिकों की तरफ से मैं जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये कहते हुए कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि एलएसी पर हालत प्रतिस्पर्धी, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पुणे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि चीन ने अपने सैनिकों को एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों के ऊपरी हिस्से में लाने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया। हालत प्रतिस्पर्धी, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर अब हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया फ्लाइट्स ने शनिवार को ईरानी एयरस्पेस से गुजरना बंद कर दिया है। ईरान ने इजरायल पर हमले की चेतावनी दी है। सूत्रों ने बताया है कि यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स ईरानी एयरस्पेस से बचते हुए लंबे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के इजरायल पर हमला करने की आशंका जताई है। बाइडेन ने हालांकि ईरान को ऐसा न करने की हिदायत भी दी है। बाइडेन ने आशंका जताई है कि ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजरायल पर पलटवार करेगा। शुक्रवार को ईरान के इजरायल पर हमला किए जाने से जुड़े सवाल पर बाइडेन ने कहा कि ऐसा ना करें। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजरायल का साथ देगा। दरअसल 1 अप्रैल को ईरान के सीरिया स्थित बाड़ेजी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।